ये वाला जो सवाल जो कि अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सवाल आपका पेपर में आएगा। कौन सा वाला सवाल? ये वाला सवाल। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। ये सवाल पेपर में आएगा। और इतनी गारंटी के साथ यहाँ पर मैं कैसे कह रहा हूँ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश जो आपके पेपर बनाता है, जो आपके पेपर सेट करता है, उसी एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट विमर्श पोर्टल पर अपना जो प्रश्न बैंक है 2022 का, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड के लिए भी और वार्षिक के लिए भी, मेन वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक लॉन्च किया है, ठीक है। पिछले साल का जो पेपर आया था वार्षिक परीक्षा का 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, पूरा पेपर कहाँ से निकल करके आया था? प्रश्न बैंक से निकल करके आया था। कहाँ से आया था? प्रश्न बैंक से निकल करके आया था। इसीलिए इस साल का भी जो पेपर है उसकी संभावना है, गारंटी 100% कि कहाँ से निकल के आएगा? प्रश्न बैंक से। मैंने प्रश्न बैंक से आपको अभी अध्याय 15 करवा दिया हूँ, अध्याय 14 करवा दिया हूँ, अध्याय 13 करवा दिया हूँ, अध्याय 1 करवा दिया हूँ, अध्याय 2 करवा दिया हूँ, 5 अध्याय करवा दिया हूँ, ठीक है। अभी अध्याय 3 चल रहा है। यह अध्याय कौन सा चल रहा है? यहाँ पर हमारा अध्याय 3 यहाँ पर हमारा चालू हो गया है। इस अध्याय 3 के यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सवाल कर रहे हैं और बारीकी से यहाँ पर इन सवालों को हम समझेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके काय में आएंगे, पेपर में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 3। अध्याय कौन सा चालू करेंगे? यहाँ पर हम 3 चालू करेंगे। अध्याय 3। अध्याय 3 में हमारा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन कोणों को ज्ञात करो। उन कोणों को क्या करना है? ज्ञात करना है यहाँ पर आपको। तो इसको हम मान करके हल करेंगे कि माना, क्या मान लेंगे? माना छोटा कोण x है और बड़ा कोण क्या है? y है। इसको मान करके हल करेंगे। क्या करके हल करेंगे हम? इसको मान करके। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके हल करते हैं। यहाँ पर उसने बोला है उन्हें ज्ञात करो, मतलब कोणों को ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना छोटा कोण x है तथा बड़ा कोण माना छोटा कोण x है तथा बड़ा कोण y है। हमने छोटा कोण क्या मान लिए? x मान लिए, तथा बड़ा कोण हमने क्या मान लिए? y मान लिए, ठीक है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है? 180 अंश होता है, वे कोण क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उनको हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। तब संपूरक कोण की परिभाषा से, संपूरक कोण से दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना, संपूरक कोण से। पहला कोण x है ना, यहां पर लिख लो, चूंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो पहला कोण हो गया यहाँ पर आपका x और दूसरा कोण हो गया y, और इन दोनों कोणों का योग, पहला कोण x और दूसरा कोण y, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे कोण है? ये दोनों कोण संपूरक कोण है, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। किसका योग? संपूरक कोणों का योग, ठीक है। कितना होता है? 180 अंश होता है। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 1 नाम देंगे। और अगली लाइन यहां पर क्या लिखी है? अगली लाइन लिखी है, छोटा कोण बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हमने क्या माने हैं? आपका जो बड़ा कोण है, कौन सा कोण? बड़ा कोण। ये वाला बड़ा कोण कौन से कोण से? छोटे कोण से। कौन से कोण से? छोटे कोण से। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री क्या है? अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब प्लस है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री
अधिक है, ये जमाते आना चाहिए समीकरण आप लोग को, ठीक है। तो बड़ा कोण का मान यहाँ पर कितना है, बड़ा कोण का मान यहाँ पर y है, तो बड़ा कोण हो गया आपका y बराबर छोटा कोण यहाँ पर कितना है, छोटा कोण यहाँ पर आपका x है, 18 डिग्री प्लस है, मतलब प्लस का हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना 18। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, y के मान को समीकरण 1 में रख देना है तो x का मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में, क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो यहां पर हम लिखेंगे y का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए x का हो गया यहाँ पर आपका x, धन का हो जाएगा धन, ये लिखा है y, और y का मान कितना है, y का मान है x प्लस 18, तो y का मान हम कितना रख देंगे, x प्लस 18 रख देंगे। y के स्थान पर हम कितने रख देंगे, x प्लस 18, क्योंकि y का मान जो है x प्लस 18 के बराबर है, तो y के स्थान पर हम कितना रख देंगे, x प्लस 18 रख देंगे, बराबर का हो गया बराबर 180 का हो जाएगा यहाँ पर 180। एक एक्स और एक एक्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके, 2x हो जाएंगे, बराबर का हो गया बराबर 180 का हो जाएगा 180, बराबर किस तरफ, 18 धन का है, उस तरफ जाकर के 18 का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 18 घटा दो, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, 1 का बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर 162 का हो गया 162। इसके बाद बराबर किस तरफ, 2 जो है वो x के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, 2 काय में जाएगा बटे में आ जाएगा, 2 काय में जाएगा बटे में, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, x का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका, x का मान 81 निकल करके आ गया, आ गया x का मान 81 निकल करके, तो आपका एक कोण का मान निकल के आ गया है ना, छोटा कोण कितना निकल के आ गया, 81 निकल करके आ गया। अब x का मान कहाँ रख दोगे, x का मान समीकरण 2 में रख दोगे तो किसका मान निकल के आएगा, y का मान निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिख दो x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका है y बराबर x प्लस 18, समीकरण 2 कितना है हमारा, समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 18, तो समीकरण 2 का मान यहाँ पर रख देंगे हम क्या, y बराबर क्या है, x प्लस कितना है 18, y बराबर कितना है x प्लस 18, y का हो गया y बराबर, x का मान कितना है, x का मान 81 है, x का मान रख देंगे 81 धन 18 का हो जाएगा धन का 18, y का हो गया y बराबर 81 और 18 को जोड़ दो, 8 और 1 हो जाएगा 9, 8 और 1 हो जाएगा 9, 99 डिग्री। तो बड़ा कोण y का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे, आंसर लिख लीजिए, आंसर कैसे लिख लोगे, आंसर में लिख लो अतः छोटा कोण, इतने आ रहा आंसर बुक में भी, छोटा कोण कितना है 81 तथा इतनी आएगा, बड़ा कोण जोड़ने पर उतनी आ रहा ना, बड़ा कोण कितना है 99 है, छोटा कोण कितना है 81 है और बड़ा कोण कितना है यहाँ पर आपका 99 है। ये सवाल भले ही आपको सरल लग रहा है, ठीक है, भले ही सरल लग रहा है, फिर भी इनको 2-2 बार 3-3 बार 4-4 5-5 बार रगड़ करके आपको क्या करना है, इसको करना है, इन सवालों को हल, तभी आपसे गणित बनेगी, अन्यथा फिर नहीं बनने वाली, ठीक है। इसलिए सवालों की प्रैक्टिस कैसे करना है, अच्छे से करना है, कैसे करना है, इन सवालों की प्रैक्टिस बारीकी के साथ अच्छे से करना है, ठीक है। बारीकी से आपको इन सवालों को करके देखना है, कैसे देखना है, बारीकी के साथ सवाल करके देखना है। चलो अब यहाँ पर देखो है ना, इसके बाद
फिर से देख लो यार सवाल को। सवाल ने बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन कोणों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, माना छोटा कोण x है तथा बड़ा कोण कितना है, y है। अब एक नियम यहाँ पर यह कहते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण हो गया आपका x, दूसरा कोण हो गया आपका y, और इन दोनों कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। इसी के आगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण वो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। बड़ा कोण हो जाएगा y, छोटे कोण x से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। 18 यहाँ पर प्लस है, इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। अब y का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का हो गया x, धन का हो गया धन y का मान x प्लस 18 है। y का मान कितना रख दोगे, x प्लस 18 बराबर 180 का हो गया बराबर 180। एक x और एक x हो गया यहाँ पर आपके 2x बराबर का बराबर 180 का 180 बराबर किस तरफ 18 धन का है, उस तरफ 18 का हो जाएगा ऋण का। 180 में से 18 का 162 बचा, 2 बटे में जाएगा, काटा पीटी करके x का मान आ गया यहाँ पर कितना 81। x के मान को आप रख दोगे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रख दी, हल करके आ गया 99 इसका आंसर। ठीक है, उतार ली सवाल को। अगला सवाल, ठीक है। अब अगला सवाल यहां पर हम हल करेंगे। हाँ 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 चलो वेरी गुड है ना। हाँ हो जाता, थोड़ा बहुत मिस्टेक है ना। हाँ तो उसको ठीक कर लेना आप लोग, जो मेथड है ना उस मेथड से हल करके, है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, उसको आप खुद सोल्व कर लेना। ठीक है ना। इसके पहले करवा दिए वैसे मैंने सवाल है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न वेंगे क्वेश्चन 16। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी। लिखो क्वेश्चन। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक बल्ले बा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक बल्ले मतलब हर एक बल्ले का और हर एक गेंद का क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है कि एक बल्ला कितने रुपये का है और एक गेंद कितने रुपये की है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया सवाल, पहले बताओ मेरे को। सवाल समझ में आ गया? सवाल जो कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ लिए। सवाल क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, सवाल यहाँ पर हमारा कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का एक कोच है। कहाँ का कोच है? क्रिकेट टीम का एक कोच है
उस क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदा? 3800 रुपए में खरीदा। कितने बल्ले? 7, नमस्कार अंकल, 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदा? 3800 रुपए में खरीदा। इसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ला, एक बल्ला और प्रत्येक गेंद, मतलब एक गेंद का मूल्य कितने रुपए है? तो गणित में हमेशा जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके हम हल करते हैं। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना प्रत्येक बल्ला का मूल्य 100 रुपए है और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितने रुपए है? y रुपए है। अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2 चर होते हैं, पहला चर x और दूसरा होता है y। और अध्याय 4 जो है उसमें द्विघात समीकरण होता है, तो उसमें एक ही चर लेते हैं x, ठीक है। उसमें चर कितने लेते हैं अपन? एक ही लेते हैं, x लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपन क्या मान लेंगे? यहां पर मान लेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए है। इसको यहां पर हम क्या करेंगे? हल करेंगे। और यहां पर अपन लिखेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, 100 रुपए है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितने रुपए मान लिया हमने? 100 रुपए है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितने रुपए है? y रुपए है। हम इसको मान करके हल करेंगे। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है? 100 रुपए है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितने रुपए है? y रुपए है। कितने रुपए है? y रुपए है, ठीक है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितने रुपए? y रुपए है। अब हम इसको प्रश्नानुसार जमा लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ने क्या कह रहा है? तुमने मान ली एक बल्ला कितने रुपए का? 100 रुपए का। एक बल्ला कितने रुपए का? 100 रुपए का। तुमने कितने बल्ले खरीदे? तुमने 7 बल्ले खरीदे। एक बल्ला 100 रुपए का, तो 7 बल्ले कितने रुपए के? 7 100 रुपए के, ठीक है। एक गेंद कितने रुपए की? y रुपए की। तुमने कितनी गेंद खरीदे? 6 गेंद खरीदे। कितनी गेंद? 6 गेंद। एक गेंद y रुपए की, तो 6 गेंद कितने रुपए की? 6 y रुपए की। और दोनों का टोटल मूल्य बराबर कितने रुपया है? 3800 रुपए है। कितने रुपए है? 3800 रुपए है। तो यहां पर अपन लिख देंगे कितना? 3800 रुपए। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे दी? समीकरण 1। इसी प्रकार बाद में उसने क्या करा है? 3 बल्ला और 5 गेंद कितने में खरीदा है? 1750 रुपए में खरीदा है। एक बल्ला कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो 3 बल्ला कितने रुपए का हो जाएगा? 3 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक गेंद y रुपए की, तो 5 गेंद कितने रुपए की हो जाएगी? 5 y रुपए की हो जाएगी। और इनका टोटल मूल्य, कुल योग कितने रुपए है? 1750 रुपए। कितने रुपए है? 1750 बराबर हो जाएगा 1750 रुपए। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 2 नाम देंगे। अब इन दोनों समीकरण को आप विलोपन से भी हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, बज्र से भी कर सकते हो। इसको अपन प्रतिस्थापन से हल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन ले लेंगे समीकरण 1 से, या फिर विलोपन से भी कर सकते हो। किससे करना बताओ? चलो विलोपन से कर लेते हैं ना। तो विलोपन से कैसे करोगे? विलोपन से हल करने के लिए गुणांकों को बराबर करना पड़ता है, ठीक है, विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो यहां पर x का गुणांक यहां पर 7 है और यहां पर x का गुणांक 3 है। गुणांक बराबर कैसे करेंगे? ऊपर वाले 7 का गुणा नीचे वाले समीकरण 2 से कर देंगे और नीचे वाले 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण 1 से कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे? 3 का गुणा। समीकरण 1 में 3 का गुणा। समीकरण 1 में 3 का गुणा। समीकरण 1 में कितने गुणा कर देंगे? यहां पर अपन 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में कितने गुणा कर देंगे? 7 का गुणा तथा समीकरण 2 में 7 का गुणा। 7 का गुणा कर
समीकरण 1 में अपन 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में अपन 7 का गुणा कर देंगे, और चिन्ह दोनों के समान है, धन धन। गुणा करके क्या कर देंगे, अगर चिन्ह समान हो तो घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। गुणा कर घटाने पर क्या कर देंगे, यहां पर अपन घटा देंगे, है ना। गुणा कर घटाने पर इसको अपन घटा देंगे, ठीक है। तो करो, नीचे वाले 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो। 3 साता 21, एक्स का हो गया एक्स, धन का हो जाएगा धन। 3 छिंग 18, 16 कहाँ लिख रहा हूं मैं, 3 6 कितना होता है 18। वाई का हो गया वाई, बराबर का बराबर। 3 का मल्टीप्लाई 3800 से कर देंगे। 3 शून्यम हो गया शून्य, 3 शून्यम हो गया शून्य, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, और 3 तिया हो जाएगा 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, ठीक है। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11। 3 का गुणा हमने ऊपर वाले समीकरण से कर दिए। अब सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 7 का गुणा नीचे वाले समीकरण 2 से कर देंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 से कर देंगे। 7 तिया हो जाएगा यहां पर आपका 21, एक्स का हो जाएगा एक्स धन, 21 एक्स का हो जाएगा यहां पर क्या एक्स धन। 7 पना हो जाएगा यहां पर आपका 35, और बाय का हो जाएगा बाय बराबर। 7 का मल्टीप्लाई 1750 से कर लेंगे। तो 7 शून्य हो जाएगा आपका शून्य, 7 पना 35 का 5 हासिल का 3, और 7 7 49, 49 और 3 कितने होते 49, 50 51, 52 का 2 हासिल का 5, और 7 एकम 7, 7 और 5 कितने होते हैं 12। आप लोग को भी इतने आ रहा गुणा करने पर, सब लोग का, चलो ठीक है ना। अब क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हमको 21 को विलोपित करना है ना, तो विलोपित कब होगा ये, जब ये घटेगा, तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा। और घटाने पर संपूर्ण चिन्ह क्या होते हैं, उलट जाते हैं। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, उलट जाते हैं। धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, धन वाला काय का ऋण का। 21 एक्स धन का, 21 एक्स ऋण का, धन के 21 एक्स से ऋण का 21 एक्स क्या हो गया, कट गया। इसके बाद 35 बाय ऋण का, 18 बाय धन का। तो 35 बाय में से 18 बाय गए, कितना बचेगा, 35 में से 18 गया, कितना बचेगा, क्यों कितना बचेगा 17, 17 बाय 35 बड़ा कि 18 बड़ा, 35 बड़ा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, बराबर बराबर का बराबर। 12,250 में से 11,400 घटाओ, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, उसके बाद 1 में से 1 गया 0, इतनी आ रहा है 8। तो बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा, यहाँ पर ऋण का आ जाएगा। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, बाय का मान निकाल करके लेके आ जाएंगे। किसका निकाल लेंगे, बाय का मान। किसका मान निकाल लेंगे, बाय का मान। बाय का मान कैसे निकालोगे, पक्षांतर करके। तो देखो यहाँ से बाय का मान निकाल लेता हूँ। बाय का हो गया बाय बराबर -850 को जाएगा -850 बटा बराबर किस तरफ, -17 बाय के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे। -17 काय में जाएगा, बटे में। ऋण से ऋण कट गया, 17 कम 17, 17 पंच कितना होता है 50, 17 शून्यम शून्य। बाय का मान कितना आ गया 50 रुपए। मतलब एक गेंद की कीमत कितने रुपए है 50। हमने यहाँ पर क्या मान है, गेंद का मूल्य वाई रुपया है, वाई का मान 50 आ गया। मतलब गेंद का मूल्य कितने रुपए है 50 रुपए है। एक्स का मान कैसे निकालोगे, वाई के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका मान निकल के जाएगा, एक्स का मान निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर आपका, समीकरण 1 आपका है 7x धन 6 बाय बराबर 3800। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, 7x धन 6 बाय बराबर कितना 3800। अब रख दो मान, 7x का हो जाएगा 7x धन 6 का हो जाएगा 6 गुणा, ये y लिखा और y का मान कितना है, y का मान यहाँ पर आपका कितना है 50 है। तो y का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर अपन 50 रख देंगे। y का मान रख देंगे 50 बराबर 3800 का हो जाएगा यहाँ पर 3800। 7x का हो गया 7x धन 6 पंचे कितना होता है 30, 0 का हो गया 0 बराबर 3800 का हो जाएगा यहाँ पर 3800। 7x का हो जाएगा 7x बराबर 3800 का हो जाएगा यहाँ पर 3800
बराबर किस तरफ 300 धन का है, उस तरफ जाकर के 300 का हो जाएगा ऋण का। 7x का हो गया 7x, 3800 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 3500। 7x का बचा, x काट दो इसको, 7 एक कम 7, 7 पाना 35, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0। x का मान कितना आ गया 500 रुपए। x हमने क्या माने हैं, बल्ले का मूल्य कितने रुपए माने हमने 100 रुपए, तो यहां पर लिख लेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर कितने रुपए 500 रुपए है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर कितने रुपए है 50 रुपए है। तो यहां पर लिख लो अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितने रुपए है 50 रुपए है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद कितने रुपए की है 50 रुपए की है, कितने रुपए की है 50 रुपए है। प्रत्येक गेंद का मूल्य कितने रुपए है 50 रुपए है। सवाल बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, सभी से बन जाएगा सवाल, मिटा दो उसको मैं। चलो अब आगे हल करेंगे अपन। अगला सवाल, देखो देखो अब दुआ तुझको है कसम। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 17। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, का योग 66 है। कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 6 हो, यदि संख्या के अंकों का अंतर 6 हो, संख्या के अंकों का अंतर 6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं। सवाल को पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है यहां पर, पढ़ ली सवाल को। सवाल यहां पर यह कह रहा है, देखो बारीकी से, दो अंकों की एक संख्या, संख्या में कितने अंक है 2 अंक है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, अंकों को अपन ने उलट दिए, अंकों को अपन ने पलट दिए, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है और दोनों का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 6 है
तो संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन मान लेंगे, माना दहाई का अंक कितना है, x है, और इकाई का अंक कितना है, y। दो अंकों से मिलकर बनी संख्या है ना, संख्या याद करना है, संख्या के अंक याद करना है। तो मान लेंगे, माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक कितना है, y है। इसको अपन क्या करेंगे, यहां पर इसको अपन हल करेंगे। तो यहां पर अपन लिखेंगे, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक कितना है, x है। दहाई का अंक अपन कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, y है। इसको मान के हल करेंगे, माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, y है। जैसे कि मैंने यहां पर एक संख्या लिखा 65, इसमें इकाई का अंक कितना है, 5 और दहाई का अंक कितना है, 6। तो इसका प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे, 5 का हो गया 5, 5 इकाई के स्थान पर है तो इसमें कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई धन, 6 का हो गया 6, 6 दहाई के स्थान पर है तो इकाई दहाई, दहाई के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 गुणे 10, 6 धाम कितना हो जाएगा, 60, 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65। बेसी अपन ने क्या माने, दहाई का अंक अपन ने कितना मान लिए, x, और इकाई का अंक अपन ने कितना मान लिए, y। तो इकाई का अंक हो गया आपका y, y में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 1 का, तो 1 का गुणा करोगे उतने का उतने रहेगा। अगला अंक आपका दहाई का कितना है, x है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 10 का, तो x y का प्रसारित रूप आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे 65 को लिख सकते हो ना 6 गुणे 10 धन 5, उसी प्रकार आपकी जो संख्या है आपने माने हो जिसमें दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, उसका प्रसारित रूप से, जैसे आप 65 को आप ऐसा लिख सकते हो, उसी प्रकार आप x y को भी आप 10x प्लस y के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। अगर आप दहाई का अंक कितना मानते हो, अगर आप दहाई का अंक x मानते हो और इकाई का अंक अगर आप y मानते हो तो इसका प्रसारित रूप आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में, आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अरे 65 को आप लिख सकते हो 6 गुणे 10 धन 5, 6 धाम 60 और 5 65। उसी प्रकार अगर दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो उसको लिख सकते हो 10x धन y। तुमसे वित्त याद रखना, दहाई के लिए यहाँ पर 10 लग जाएगा, x इंटू 10, 10x हो गया धन, इकाई के लिए 1 लग जाएगा, ये हो गया y। तो संख्या का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, संख्या का प्रसारित रूप हो जाएगा 10x धन y। तो आगे अपन लिखेंगे, तब संख्या का प्रसारित रूप, संख्या का प्रसारित रूप, संख्या का प्रसारित रूप बराबर कितना हो जाएगा, 10x धन y हो जाएगा, 10x धन y होगा, हो जाएगा। ठीक। अब अंक तथा अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, और अंक उलटने पर प्राप्त, अब मैंने अंक को उलट दिया, अंक उलट दिया मतलब इकाई वाला अंक आ गया दहाई के स्थान पर, दहाई वाला अंक कहां पर आ गया, इकाई के स्थान पर। तब संख्या क्या बनेगी, तो इकाई पर कितना है आपका x है, x हो गया, इकाई के लिए 1 का मल्टीप्लाई करोगे उतने का उतना ही रहेगा। दहाई पे, दहाई के लिए यहाँ पर कितना है, y है, दहाई के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हो, 10 का, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या निकाल लोगे, योग निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, योग निकाल लोगे। ठीक है। तथा अंक उलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 10y धन x होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे, तथा अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, तथा अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, तथा अंक उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, 10y धन x होगी। क्या होगी, 10y धन x होगी, 10y धन x होगी। अंक उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, 10y धन x होगी। अब देखो, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या क्या है, 10x धन y है। क्या है, 10x धन y, ये दो अंकों की एक क्या है, संख्या, दो अंकों की एक संख्या, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलट दिए तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या कितनी है, ये इतनी है, 10y धन x है।
अंकों को उलटने पर बनी संख्या कितनी है? 10y धन x है। दो अंकों की एक संख्या और अंक उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। इन दोनों का योग बराबर कितना है? 66 है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? पहले बताओ, आ रहा है समझ में? प्रश्न के अनुसार अपन ने कैसे इसको जमाए हैं। इसके बाद 10x और 1x कितने x हो जाएंगे? 11x धन 10y और 1y कितना हो जाएगा? 11y। और बराबर यहाँ पर कितना है? 66 है। 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है। दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे? 11 कॉमन निकाल लेंगे। दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लिए? 11। 11 बाहर निकाल ली, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? x धन 11 बाहर निकाल ली, यहाँ पर कितना बचेगा? y। और बराबर यहाँ पर कितना है? 66। x धन y का हो जाएगा x धन y बराबर 11 कम 11 और 11 छिंग 66। इसको क्या नाम दे दिए? समीकरण 1 नाम दे दिए। अब आगे सवाल क्या बोल रहा है? इतना बन जाएगा जमाते। इसके आगे सवाल कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 6 है। संख्या के अंकों का अंतर 6 हो। पहली संख्या हो गई आपकी x, पहला अंक हो गया x, दूसरा अंक हो गया y, और इनका अंतर मतलब माइनस, दोनों संख्या का अंतर कितना हो? 6 हो। बराबर कितना हो? 6 हो। दोनों संख्या का अंतर कितना हो? 6 हो। सवाल सही लिखा है? सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं करे अपन ने? बुक में देखो सवाल कौन सा है? अंतर 2 दिया है और इसमें अंतर कितना दिया है? 6 दिया है। तो 6 से 6 कट जाएगा, x का मान 0। पहली संख्या हो जाएगी 0 और दूसरी हो जाएगी 6 और 0 60 और 6 66 और 6 में 0 गया 6। हाँ सही है, ठीक है ना? इसको क्या मान लोगे? अंक कुछ भी रहे, अभी अंक कुछ भी रहे, मेथड वही रहेगी। तुमको अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में सवाल क्या आ गया था? 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या, 3 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्या है ना? अध्याय 5 कुछ क्वेश्चन बन के आया था क्या? अंक चेंज हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं लेना है। इसको क्या नाम दे दो? समीकरण। सवाल ने बोला संख्या के अंकों का अंतर। पहला अंक हो गया दहाई का अंक x, दूसरा अंक हो गया y। इन दोनों अंकों का अंतर बराबर कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। इसको अपन के नाम देंगे समीकरण 2 नाम दे देंगे। करना कुछ नहीं है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। किसको जोड़ देंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है ना? तो यहां पर अब अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहां पर लिख दो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ दो। पहला समीकरण है x धन y बराबर 6। यहां पर क्या लिख दोगे? x धन y बराबर 6। और दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 6। यहां पर क्या लिख दोगे? x ऋण y बराबर 6। जोड़ दो। 1x और 1x कितने जाएंगे? यहां पर 2x। धन के y से ऋण का y कट जाएगा, बराबर 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। x का मान निकाल लोगे, x बराबर 12 का हो गया 12। बराबर किस तरफ? 2x के गुणे में पक्षांतर का तो 2 आ जाएगा बटे में 2 1 कम 2 2 छिंग 12। x का मान कितना आ गया आपका? यहाँ पर 6 निकल करके आ गया, आगे निकल करके। इसके बाद x का मान कहाँ रख दोगे? x का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो y का मान निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 6 है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 6 है। x का मान कितना रख दोगे? 6 धन y बराबर 6। तो y का हो जाएगा y बराबर 6 का हो गया आपका 6। बराबर किस तरफ? 6 धन का है
उस तरफ जाकर के 6 का हो जाएगा ऋण का। y बराबर 6 में 6 का कितना बचेगा, 0 बचेगा। y का मान बचा 0 आ गया। तब संख्या क्या माने हो संख्या क्या माने हो 10x धन y है। संख्या क्या है आपकी 10x धन y। रख दो मान 10 का हो गया 10 गुणा x का मान कितना है, x का मान 6 है, x का मान 6 धन y का मान कितना है 0। 10 6 कितना होता है 60। तो संख्या कितनी होगी आपकी 60। ये हो गया आपका आंसर। और अंक उलटने पर संख्या यहाँ पर लिख दो। अंक उलटने एक ही संख्या रहेगी ना, अंक उल्टेंगे तो क्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, लेकिन 6 होगी तो फिर 2 अंकों की रहेगी, वो नहीं रहेगी ना। तो लिख लो अतः संख्या 60 है ना। अतः संख्या 60 है। अतः संख्या 60 है तथा 2 अंकों की केवल एक ही संख्या रहेगी इसमें 60। अंक उल्टेंगे तो 6 हो जाएगी है ना, 0 6 6 हो जाएगी वो, फिर कोई वैल्यू रहेगी उसकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो लिख लो अतः संख्या कितनी है 60 है। उतार लिए, चलो मिटा दो उसको। अगला प्रश्न क्या है, लिख लिए आप 17 पर लिख लिए। अब प्रश्न 18। प्रश्न कौन सा 18वां। P के किन मानों के लिए, P के किन मानों के लिए, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक क्या है अद्वितीय हल है। पहला है आपका 4x धन पी वाई धन 8 बराबर 0 और दूसरा 2x धन 2y धन 2 बराबर 0। लिख ली सवाल लिख लिए। सवाल यहां पर क्या कह रहा है समझेंगे। P के किन मानों के लिए, P का ऐसा कौन सा मान है, ऐसे कौन से मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। समीकरण युग्म का हल कैसा है अद्वितीय है। यहां पर 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। जब कभी भी अद्वितीय हल आता है, कोई हल नहीं आता है, अनेक हल आता है, तो क्या करते हो तुलना करते हो। क्या करते हो तुलना करते हो किसकी समीकरणों की। तो यहां पर क्या लिखोगे हल डालोगे है ना, और हल डालकर यहां पर क्या लिखोगे दिया है समीकरण, दिया है क्या दिया है यहां पर आपको समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 4x धन पी वाई धन 8 बराबर 0। इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दिए, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा यहां पर आपको दिया है 2x धन 2y धन 2 बराबर 0। इसको अपन ने क्या नाम दे दिए समीकरण 2 नाम दे दिए। अब करेंगे कुछ नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना अपन किससे कर लेंगे व्यापक समीकरण से कर लेंगे। किससे कर लेंगे व्यापक समीकरण से। तो यहां पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 व
दो की तुलना किससे कर लेंगे? a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा किससे कर लोगे? a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर कर लो तुलना। यहां पर x का गुणांक a1 है, यहां पर x का गुणांक 4 है, मतलब a1 का मान कितना आ गया? 4। यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक p है, मतलब b1 का मान कितना आ गया? p। यहाँ c1 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, तो c1 का मान कितना जाएगा? 8। अब दूसरे समीकरण की तुलना पर दूसरे वाले से कर लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक a2 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, मतलब a2 का मान कितना है? 2। यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक 2 है, मतलब b2 का मान कितना है? 2। यहाँ c2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब c2 का मान कितना है? 2 है। ठीक है। और अद्वितीय हल की स्थिति में सूत्र कौन सा होता है? क्या होता है? अद्वितीय हल की स्थिति में सूत्र होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये सूत्र कब लगता है? जब दोनों समीकरण युग्मों का हल कैसा होता है? अद्वितीय हल होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे? यदि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो तो कैसा हल हो? अद्वितीय हल हो तो यदि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता तो कंडीशन क्या लग जाती है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये कंडीशन कब लगती है? जब समीकरण युग्म का हल कैसा होता है? अद्वितीय हल होता है, तब ये कंडीशन, तब ये स्थिति क्या होती है? लागू होती है। a1 का मान कितना है? a1 का मान 4 है, a1 का मान कितना रख दिए? 4 बटा a2 का मान कितना है? a2 का मान यहाँ पर कितना है? 2 है, a2 का मान कितना रख दिए? 2 बराबर नहीं है। b1 का मान यहाँ पर कितना है? p है, b1 का मान हो गया यहाँ पर p बटा b2 का मान कितना है? b2 का मान यहाँ पर कितना है? 2 है, b2 का मान कितना रख दोगे? यहाँ पर 2 रख दोगे। नीचे के 2 से नीचे के 2 कट गया, p बराबर नहीं है 4, p बराबर नहीं है कितना? 4। मतलब p के किस मान को के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा? तो p बराबर 4 को छोड़कर, है ना, अन्य सभी मानों के लिए इसका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि 4 बस, p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, 4 को छोड़ के अन्य सभी में अद्वितीय हल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? यहाँ पर लिख लोगे आंसर लिख लोगे अतः p बराबर, अतः p का मान 4 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। p का मान 4 को छोड़कर अन्य जितने भी मान हैं, अन्य सभी मानों के लिए कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। 4 को छोड़कर अन्य सभी मानों के लिए क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है। 19 में करवा दिया था कि मैंने नहीं करवाया था? चलो 19 में हल कर लेंगे। स्कूल है कि छुट्टी आज? तो संडे है क्या? लगवाओ वैक्सीन और क्या? वैक्सीन लगवाओ 3-4 दिन हाथ टाइट हो जाती है। मैंने लगवाया था 3, जब हाथ पैर दुखे मेरे, फिर ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने लगवाया उम्र वैक्सीन। ठीक है। एक गाना बना था ना, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, कोरोना से बचना है तो घर पे ही रहिए। ठीक है। ऐसा है भैया।
अब ये गाना कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है, कच्चा बादाम वाला, सुना है किसी ने? कच्चा बादाम, एक कोई आदमी बादाम बेच रहा था चिल्ला चिल्ला करके, उसी का गाना बना लिए। चलो अगला प्रश्न। चलो 19वां और जो बचे वाले कल करेंगे, अभी आला कर लेते हैं अपन प्रश्न। 21वां कर लेते हैं ना आज, है ना। निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। दो समीकरण दिए, पहला दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2। इन दोनों समीकरण युग्मों को कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि से हल करना है इसको? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब इसका अपन हल करेंगे। पहले समीकरण को अपन ने क्या नाम दिया? समीकरण 1। दूसरे का नाम देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 को लेंगे और किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या दिया है? समीकरण 1, समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर 10। ये लिख लेंगे यहाँ पर हम 3x धन कितना लिख लेंगे? 3x धन 4y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालेंगे। 3x का हो गया 3x बराबर 10 का हो गया 10 बराबर किस तरफ? 4y धन का है, उस तरफ जाकर के 4y का जाएगा ऋण का। x का मान निकाल लो, x बराबर 10 ऋण 4y का जाएगा 10 ऋण 4y बराबर किस तरफ? 3x के गुणा में है, पक्षांतर कर दे, 3 काय में आ गया? बटे में। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर आज सुबह मैं 4 बजे उठा। कितने बजे उठा? 4 बजे उठ करके फिर मैंने 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक का एक वीडियो बनाया। अभी यूट्यूब पर डालूंगा अभी, है ना। और 10वीं क्लास के हिंदी के प्रश्न बैंक के कम से कम 25-30 क्वेश्चन समझाया, उसका वीडियो बनाया, ठीक है। फिर थोड़ी एक्सरसाइज करा, 50-60 पुशअप्स लगाया, 50-60 बैठक लगाया, थोड़ा दौड़ लगाया पेट कम करने के लिए, फिर कोचिंग आया। तुम कितने बजे उठ रहे हो? जितना मैं पढ़ाता हूँ अगर तुम उतना पढ़ लोगे ना, जितने घंटे में पढ़ाता हूँ उतना तुम पढ़ लोगे ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है भैया। 8वीं क्लास तक मैं से बड़ा भोंदू लड़का कोई था नहीं स्कूल भर में। कोई भी सर मैडम आते थे मेरे को कूट काट के चल जाते थे, क्योंकि सबसे कैसा लड़का था? भोंदू लड़का था, ठीक है। एक स्कूल में मैंने पढ़ा था 8वीं क्लास तक, वहाँ पे इतना मारते थे, बिल्कुल इतना रद्दी स्कूल था, वो पूछो मत। फिर जैसे भी फिर मैं 9वीं क्लास में आया, फिर 9वीं क्लास में फिर दिमाग का ढक्कन खुला कि भाई तू पढ़ सकता है और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छे लोगों की संगत में आया मैं। पढ़ने वाले जो लोग थे, जो लोग उस समय पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, दिन रात पढ़ते थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई, है ना। और हमेशा एक नियम बना लो, अपने उम्र वालों से दोस्ती मत करो। अगर तुम अपने से बड़े लोग के साथ रहोगे, अपने से उम्र में बड़े लोग के साथ रहोगे, तो उनसे तुमको कुछ अनुभव सीखने को मिलेगा, कुछ ज्ञान सीखने को मिलेगा। मेरी क्लास में कोई दोस्त नहीं था। मेरी दोस्ती किससे थी? जो लड़का में से एक क्लास आगे था और क्लास में फर्स्ट आया था, वो मेरा दोस्त था। वो 24 घंटे उसको पकाते रहता था, भाई पढ़ाई कैसे करना है, ये कैसे करना है। वो पूरा ज्ञान मेरे को देते जाता था, ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा, ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा। और फिर इतनी मेहनत करे, प्रैक्टिस करते गए, अभ्यास करते गए और 10वीं क्लास का रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10वीं क्लास में उस समय 2015 में पास हुआ था, उस समय तक 10वीं क्लास में मात्र 82% हाईएस्ट गया था। और फिर मैंने रिकॉर्ड तोड़ करके 89, 90 से कम मतलब परसेंटेज बनाया। गणित में 95 नंबर। और 12वीं क्लास में गणित का जो रिकॉर्ड मैंने तोड़ा हूँ, 12वीं क्लास की गणित में 100 में से 97 नंबर है। तुम लोग को तो यहाँ पर प्रश्न बैंक मिल जा रहा है। हमारे समय में पेटपुरा में एक राकेश सोनी माता रहते थे, ठीक है।
पेटपुरा में कौन रहते थे? राकेश सावनी मासा भाई अभी है ना, राखा ना थे नहीं मतलब है ना, पेटपुरा में। उनके पास 12वीं क्लास की गणित की कोचिंग है भैया। 2 घंटे राकेश सोनी साहब है ना, देखे होंगे तुम लोगों ने, तुम्हारे मोहल्ले के दुबले पतले सारे हो ना, राकेश सोनी साहब, ठीक है। और 1 घंटे डेली पढ़ते थे और बहुत तेज पढ़ाते थे वो, कापी भी नहीं लेते थे इस्तेमाल, किताब में समझाते थे। एक दिन में 50-60 सवाल समझा दिए किताब में, और जो 4-4, 5-5 घंटे घर में रगड़ रगड़ के अपन कर रहा है। 500 पेज वाली 25 फेयर कापी बनी थी। इतनी प्रैक्टिस करे तो आज गणित में मतलब फॉरवर्ड बन गए। ऐसा रहता है ना कि नहीं। तो गणित सिर्फ क्या मानती है? अभ्यास। और गणित में 100 में से 97 नंबर आए थे 12वीं क्लास में। अभी तक किसी के नहीं आए, ठीक है, अभी तक किसी के नहीं आए स्कूल में, है ना, अपने स्कूल में। कितने नंबर? और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट लोग हैं वो मेरे रिकॉर्ड तोड़े, है ना। 100 में से कितने नंबर आए? 97 नंबर आए। मैं देखो, मेरा 9वीं क्लास में कितना परसेंट था? 83% था, जिसको मैंने पढ़ाया। तो इसी कोचिंग में पढ़ने वाले में से एक लड़की का 98% बना, एक का 95 बना, एक का 94 बना, एक का 90 बना। मेरा 10वीं क्लास में 90% है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम जो मेरे से पढ़ रहा है उनका 95, 96, 98 ऐसा बनना चाहिए, है ना। ये नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ाई तुम्ही को करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात क्या है कि इंसान क्या होता है ना, अपने आप को ना कमज़ोर, पूरा दिमाग माइंड का है। इंसान सिर्फ अपने आप को कमज़ोर मान लेता है। उसके मन में शंका रहती है, उसके मन में एक डाउट रहता है कि यार मैं 95 बना पाऊंगा क्या नहीं बना पाऊंगा। उसको कन्फ्यूजन में रहता है। तुमको पता है कि तुम छलांग मार के इतनी सी रोड को तुम क्रॉस कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे मन में एक डर है, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसी डर के चक्कर में तुम रुके रहते हो। जिस दिन तुम्हारे मन से डर निकल गया और तुमको आत्मविश्वास आ गया कि यार जब वो फलाना आदमी 99% लेकर के आ सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भावना आ गई कि जब वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और तुमको अपने आप पे जिस दिन पूरा भरोसा हो गया कि यार मैं भी 99 नंबर गणित में ला सकता हूँ, 10वीं क्लास में मैं भी 99% रिजल्ट बना सकता हूँ, जिस दिन तुमको अपने आप पर पूरा भरोसा हो गया और तुमने मेहनत करना, पढ़ाई करना सिस्टम चालू कर दिए, फिर उस दिन तुम्हारा 99% बन भी जाएगा। फिर ये मायने नहीं रखता कि फिर तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कितने बुद्धू हो, ठीक है। बस सब गेम का आएगा माइंड का। बस अपने आप पर भरोसा कर लो कि हम कर सकते हैं, हम 99% लेकर के आ सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि हम 99% लेकर के आ सकते हैं, तुम्हारा 99% बन जाएगा, तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे पूरे मध्य प्रदेश का, ठीक है। बस पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक्स का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका यहाँ पर क्या है? 2x ऋण 2y बराबर कितना है? 2 है। x 2 का हो गया 2। x का मान कितना है? x का मान 10 ऋण 4y बटे 3 है। 10 ऋण 4y बटे कितना है? 3 है। माइनस 2y का माइनस 2y और बराबर कितना है यहाँ पर आपका? 2 है। इसके बाद 2 ही धाम हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना? 20 माइनस 2 चौ 8y, 2 चौ कितना जाएगा यहाँ पर आपका? 8y और बटे में 3 का हो जाएगा आपका कितना? 3 माइनस 2y का हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस 2y और बराबर यहाँ पर आपका कितना है? 2 है, ठीक है। 2y के बटे में कुछ नहीं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या मान लेते? 1 मान लेते। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे जितने का उतना ही, ये हो जाएगा 20 माइनस 8y, माइनस का माइनस 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 6y बराबर 2 का हो गया। 2 बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिए? 1 मान लिए। 20 का हो गया 20, 8 और 6 हो जाएगा 14y। ऋण ऋण वाला जुड़ता ऋण का चिन्ह आता है तो ऋण का 14y, और है ना। इसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो उतने का उतने बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माइनस 14y का हो जाएगा माइनस 14y बराबर 6 का हो गया 6 बराबर किस तरफ? 20 धन का है, उस तरफ जाकर के 20 का हो जाएगा ऋण का। माइनस 14y का माइनस 14y, 20 में 6 का 14 बचा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का। y बराबर ऋण 14 से ऋण 14 कट गया, कितना बचा यहाँ पर आपका? 1 बचा। y का मान कितना निकल करके आ गया? 1 निकल करके आ गया। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अपन y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 ऋण 4y बटे 3। x बराबर
10 ऋण 4 बाय बटे कितना है 3। x बराबर 10 ऋण 4 गुणा बाय का मान कितना है, बाय का मान आपका यहाँ पर 1 और बटे में कितना है 3। x बराबर 10 का होगा 10 माइनस 4 एक कम 4 बटे कितना है 3। x बराबर 10 में 4 गए 6 बटा 3। x बराबर 3 एक कम 3 3 दूनी 6। तो लिख लो आंसर x बराबर 2 है तथा y बराबर कितना है 1 है। ठीक है, इतना उतार लो और जाओ।